नमस्कार। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष संवाद महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस वैचारिक भिन्नताओं का मूल्यांकन। आज हम इस सवाल को देखेंगे कि क्या दोनों के मतभेद उन्हें विरोधी बनाते हैं या फिर वे भारत की आज़ादी की एक ही यात्रा के दो अलग रास्ते थे। देखिए, यही सबसे बड़ा भ्रम रहा है। गांधी जी अहिंसा, सत्याग्रह और जननैतिक अनुशासन को स्वतंत्रता का मुख्य साधन मानते थे, जबकि बोस का मानना था कि औपनिवेशिक सत्ता को केवल नैतिक आग्रह से नहीं, बल्कि सुसंगठित संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के उपयोग से चुनौती दी जा सकती है। और यहाँ एक बहुत अहम बात है, लक्ष्य दोनों का एक ही था, भारत की मुक्ति। फर्क रणनीति में था, न कि अंतिम उद्देश्य में। इसलिए उन्हें केवल एक दूसरे के विरोधी कह देना ऐतिहासिक सरलीकरण होगा। बिल्कुल। अगर हम पृष्ठभूमि देखें तो गांधी 1915 के बाद जन आंदोलन की राजनीति को गांव-गांव तक ले गए, जबकि सुभाष चंद्र बोस अपेक्षाकृत युवा पीढ़ी के नेता थे, जिन्हें तिलक और अरविंद घोष जैसी उग्र राष्ट्रवादी परंपरा ने प्रभावित किया। दो अलग राजनीतिक संस्कार, दो अलग निष्कर्ष। हाँ, और यही अंतर उनके राजनीतिक व्यवहार में दिखाई देता है। गांधी को विश्वास था कि जनता को पहले नैतिक और सामाजिक रूप से तैयार होना चाहिए। सांप्रदायिक एकता, आत्मनिर्भरता, अनुशासन और अहिंसा। दूसरी ओर बोस तत्काल संघर्ष के पक्षधर थे। वे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध परिस्थिति को भारत के पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रश्न ये है, क्या बोस की सोच गांधी की तुलना में अधिक प्रगतिशील थी? मेरे हिसाब से ऐसा कहना भी एक तरफा होगा। बोस की तीव्रता, संगठन क्षमता और आक्रामक राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता आंदोलन को नया आत्मविश्वास दिया, लेकिन गांधी की जन आधारित नैतिक शक्ति ने पूरे राष्ट्र को एक साझा भाषा दी। सही कहा। 1939 का कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव और त्रिपुरी अधिवेशन इसी तनाव के प्रतीक बन गए। बोस का चयन कांग्रेस के भीतर एक वैचारिक चुनौती था और गांधी समर्थक धड़ा इस बात से असहज था कि राष्ट्रीय आंदोलन किस दिशा में जाए, धीमी नैतिक तैयारी या त्वरित टकराव। और उस दौर में ये सिर्फ व्यक्तित्व का संघर्ष नहीं था, बल्कि संगठन, रणनीति और समय निर्धारण का संघर्ष था। गांधी मानते थे कि भारत अभी बड़े संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। सांप्रदायिक तनाव, किसान मजदूर संगठन और राजनीतिक एकता, इन सब में कमियां थीं। बोस कहते थे कि प्रतीक्षा का समय खत्म हो चुका है। लेकिन इस बहस को अगर हम केवल टकराव की तरह पढ़ें तो बहुत कुछ छूट जाएगा। बोस ने स्वयं गांधी के प्रति सम्मान जताया और गांधी ने भी बोस की देशभक्ति, संगठन शक्ति और त्याग को नकारा नहीं। ये रिश्ता शत्रुता का नहीं, बल्कि मतभेद के भीतर सम्मान का रिश्ता था। यही वह बिंदु है जो अक्सर लोकप्रिय इतिहास में दब जाता है। लोग याद रखते हैं कि दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं थे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दोनों संवाद बनाए रखना चाहते थे। उनके पत्राचार में कठोरता भी है, अपनापन भी और एक तरह का पारिवारिक स्वर भी। हाँ, जैसे गांधी का मेरा बेटा कहना या बोस का गांधी को राष्ट्रपिता कहना, ये सिर्फ भावनात्मक वाक्य नहीं है। ये दिखाते हैं कि वैचारिक असहमति के बावजूद नैतिक सम्मान टूटा नहीं था। एक इतिहासकार के तौर पर मैं इसे भारतीय राजनीति की परिपक्वता मानता हूँ। और ये भी याद रखना चाहिए कि गांधी का अहिंसा मार्ग और बोस का सशस्त्र मार्ग, दोनों ने अलग अलग स्तर पर दबाव बनाया। एक ने जन समर्थन को व्यापक बनाया, दूसरे ने औपनिवेशिक सत्ता को ये संदेश दिया कि भारतीय राष्ट्र किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता चाहता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों पूरक थे? काफी हद तक हाँ। पूरक इस अर्थ में कि गांधी ने जन नैतिक आधार तैयार किया और बोस ने संघर्ष की तीव्रता और संभावना को चरम पर पहुंचाया। दोनों को एक ही तराजू में तौलना कठिन है, लेकिन दोनों को अलग अलग खांचों में बंद कर देना उससे भी बड़ा अन्याय होगा।
मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी। बोस का औद्योगिकरण, राष्ट्रीय योजना और आधुनिक राज्य की कल्पना गांधी के ग्रामीण आत्मनिर्भरता मॉडल से अलग थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बोस गांधी विरोधी थे। वे एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जो मजबूत, संगठित और आधुनिक हो सके। और गांधी दूसरी तरफ नैतिक सत्ता के जरिए राष्ट्र को जोड़ना चाहते थे। वे जानते थे कि अगर समाज बिखरा रहेगा तो राजनीतिक आज़ादी अधूरी रह जाएगी। इसलिए उनका जोर सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों के खिलाफ भी था। ठीक, यही वजह है कि गांधी ने बार बार अनुशासन, आत्मसंयम और सामाजिक सुधार की बात की, जबकि बोस का राजनीतिक स्वभाव अधिक तात्कालिक, अधिक निर्णायक और अधिक जोखिम भरा था। एक तरफ दीर्घकालिक जन निर्माण, दूसरी तरफ त्वरित मुक्ति प्रयास। द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में ये अंतर और साफ हो गया। बोस ने ब्रिटिश कमजोरी को अवसर माना। गांधी ने चेतावनी दी कि बिना तैयारी के संघर्ष शुरू करना जनता को नुकसान पहुंचा सकता है। ये विवाद असल में कब लड़ने का था, क्या भारत आजाद होना चाहिए का नहीं। बहुत अच्छा बिंदु। और इतिहास में कई बार किसी एक पक्ष को नायक और दूसरे को खलनायक बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ मामला अलग है। दोनों नायक थे, दोनों राष्ट्रवादी थे और दोनों ने अपने अपने रास्ते से स्वतंत्रता आंदोलन को समृद्ध किया। सही। यदि गांधी ने जनता को राजनीतिक चेतना दी, तो बोस ने उसे साहस और तूफानी ऊर्जा दी। यदि गांधी ने नैतिक अधिकार का निर्माण किया, तो बोस ने उस अधिकार को सैन्य राजनीतिक चुनौती में बदलने का प्रयास किया। और इसीलिए आधुनिक इतिहास लेखन को संतुलित होना चाहिए। हमें मतभेदों को न तो मिटाना चाहिए, न ही इतना बढ़ा देना चाहिए कि पूरकता ही गायब हो जाए। गांधी और बोस की कहानी टकराव की नहीं, जटिलता की कहानी है। तो आज के लिए निष्कर्ष क्या होगा? शायद यही कि वैचारिक विविधता अपने आप में विभाजन नहीं होती। अगर लक्ष्य साझा हो, जैसे भारत की स्वतंत्रता थी, तो अलग रणनीतियां भी एक बड़े राष्ट्रीय प्रकल्प का हिस्सा बन सकती हैं। और ये भी कि इतिहास को पढ़ते समय हमें व्यक्तित्व पूजा या व्यक्तित्व निंदा से बचना चाहिए। गांधी और बोस दोनों को उनके पूरे राजनीतिक संदर्भ में समझना होगा, उनकी सीमाओं के साथ, उनकी ताकतों के साथ। बिल्कुल, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य महान हो तो सम्मान बना रह सकता है। यही भारतीय लोकतांत्रिक संस्कृति का भी मूल है। इसी सुंदर नोट के साथ आज का संवाद यहीं समाप्त करते हैं। आपने सुना गांधी और सुभाष चंद्र बोस के वैचारिक अंतर, उनके ऐतिहासिक संदर्भ और उनके बीच मौजूद सम्मान की परतें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक बहस के साथ। नमस्कार।